हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, राधे राधे, सभी का स्वागत है भाई। तो आज हम सेशन में एसएससी सीजीएल टीयर 1 2023 के टॉप 3 एक्सपेक्टेड पेपर हम करने वाले हैं, है ना, डेली बेसिस पे। और यहाँ पे आज हम पेपर 1 करेंगे। जो 25 क्वेश्चन है, मोस्ट एक्सपेक्टेड 25 क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं। तो एक अभ्यास, एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बारे में। तो ये आज का जो सेशन है ये है एसएससी सीजीएल टीयर 1 2023 के टॉप 3 हमें पेपर लेके चल रहे हैं, जिसमें कि आज एक्सपेक्टेड पेपर क्या है, 1 है। और इसमें 25 क्वेश्चन रीजनिंग के हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत बेहतरीन तरीके से सवालों को करना है। और सारे बच्चे यहाँ पे आई होप सो जुड़ गए हैं। तो यहाँ पे पेपर में किस तरह के सवाल हमारे आने चाहिए और किस तरह का हमारा प्रैक्टिस है, हम कितने तैयार हैं, ये सारी चीज़ें हमें समझनी है। तो 25 क्वेश्चंस हम करेंगे जो कि हमारा प्रीवियस ईयर पर बेस्ड है कि भाई 25 क्वेश्चन हमारे, और हमारी एक्यूरेसी कितनी आ रही है, मतलब कितने हम तैयार हैं 2023 के सीजीएल टीयर 1 के लिए, कितने हम तैयार हैं। तो रीजनिंग के लिए यहाँ पे 3 हम टॉप पेपर करेंगे, सुबह 9 बजे टाइमिंग रहेगी, ठीक है। तो इसमें 25 क्वेश्चन करते हैं और आज एक्सपेक्टेड पेपर क्या है, 1 है। तो चीज़ों को स्टार्ट करे जाए, ठीक है। तो आप अपनी एक्यूरेसी को भी चेक करना, पेपर पेन सबके पास होना चाहिए। तो आप अपनी एक्यूरेसी भी चेक करना। यहाँ पे मैं आपको समय भी दूंगा, फिर एक्सप्लेन करूंगा। तो ऐसे हम 25 सवाल यहाँ पे बैक टू बैक करने वाले हैं। ऐसे हम 25 सवाल यहाँ पे बैक टू बैक करने वाले हैं। तो सभी का स्वागत है भाई, सभी को राधे राधे, ठीक है। तो शुरू करें। हाँ, क्योंकि देखो क्या है, टीयर 1 भी जो प्रीलिम्स है वो इतना महत्वपूर्ण है जितना कि आपका टीयर 2 है। तो जितना टीयर 2 महत्वपूर्ण है उतना टीयर 1 है। तो टीयर 2 में जैसे मैंने क्लासेस ली थी मेंस की, तो मेंस की भी हम क्लासेस आगे करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे टीयर 1 को लेकर हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं। और ये एक्सपेक्टेड पेपर 1 है, जिसका हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। 25 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप चेक करना है कि आपके 25 की 25 सही हो रहे हैं या कोई सवाल गलत हो रहा है, तो उसका सही तरीका क्या है, ये सारी चीजें आपके समझ में आनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। चलो, तो पहले सवाल से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला सवाल है यहाँ पे कोडिंग का, जिसमें लिखा गया है CHHAPAK, छपाक इज कोडेड एज DJKEUGR। तो आपको इसमें पैटर्न फाइंड आउट करना है कि किस तरह का रिलेशन है। ये लेटर कोडिंग का सवाल है बच्चे, ठीक है। और फिर मलंगा का आपको कोड निकालना है, ऑप्शन यहाँ पे दिया है। तो क्या करना है, सबसे पहले क्या करोगे, जैसे ये आपके पास एक वर्ड है, इस वर्ड को लिखा गया है, क्या लिखा गया है, DJKEUGR। तो आपको इसके बीच में रिलेशन निकालना है। इसको हम कहते हैं पैटर्न बेस्ड कोडिंग। लेटर कोडिंग का सवाल है, पैटर्न बेस्ड। और आपने देखा कि प्रीवियस ईयर में, अगर हम लास्ट ईयर की बात करें, तो जो क्वेश्चंस हैं कोडिंग कोडिंग के, काफी सारे सवाल आपको मिले, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, इसका जो रिलेशन है, क्या रिलेशन है इसमें, किस तरह का यहाँ पे पैटर्न है। तो हमें क्या करना चाहिए, लेटर कोडिंग में हम नियरेस्ट जो लेटर होता है, क्लोज लेटर, नियरेस्ट लेटर के आधार पे हम पैटर्न फाइंड आउट करते हैं। जैसे आप पैटर्न बनाते हैं ना, कि डायरेक्ट पैटर्न है, एक वर्ड के लेटर्स का दूसरे वर्ड के लेटर के साथ में डायरेक्ट पैटर्न है, या फिर क्रॉस पैटर्न है, क्रॉस पैटर्न भी हो सकता है ना। तो आप क्या देखते हैं कि भाई क्रॉस पैटर्न है कि डायरेक्ट पैटर्न है, इस तरह का पैटर्न आप फाइंड आउट करेंगे। वो भी कैसे करेंगे, नियरेस्ट लेटर के आधार पे, निकटवर्ती लेटर के आधार पे, निकटवर्ती अक्षर के आधार पे आप पैटर्न फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो आप अगर पैटर्न फाइंड आउट करेंगे तो आपको क्या मिल रहा है, सी से अगर हम डी में जाएं तो क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, कह सकते हैं। अगला लेटर है, लेकिन अगर हम प्लेस वैल्यू के आधार पे बात करते हैं, जैसे सी का क्या होता है, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू का मतलब होता है जो पोजीशन होती है लेटर्स की, किसमें, अल्फाबेट में, उसे हम क्या कहते हैं, प्लेस वैल्यू कहते हैं। तो 3 से क्या हो गया, 4, तो क्या हो रहा है, +1 हो रहा है ना। जैसे एच का 8 है, यहाँ पे ये जे का क्या होता है, 10 होता है, पोजीशन कितनी होती है, 10 होती है। भाई एच का होती है 8 और जे की क्या होती है 10, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, +2, है ना। और यहाँ पे 8 से, और ये क्या है 11, ये क्या हो रहा है बच्चे, +3, ठीक है। और ये क्या है आपका 1 से 5, क्या हो रहा है ये, +4। फिर ये क्या हो रहा है, 16 से 21, +5, 1 से 7, +6, और ये क्या, +8। तो सभी में आपने देखा सबका आंसर आ रहा है सी। अच्छा, लेट्स सी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +8।
तो एक पैटर्न मिला है, क्या पैटर्न मिला है, डायरेक्ट पैटर्न है, और सभी में +1 +2 +3 +4 ऐसे चल रहा है। तो आप इसका निकालेंगे MALANGA मलंगा का। तो क्या करेंगे, जो चीज यहां से शुरू की है वही आप करेंगे, +1 से स्टार्ट करेंगे। तो आपने क्या किया, M+1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। A में आप +2 करोगे तो C आएगा, इसमें आप +4 करोगे तो P आएगा, इसमें आप +5 करोगे +5, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, F आ जाएगा। इसमें आप करोगे +6, तो 14 में अगर आप +6 करोगे तो क्या आ जाएगा, 22, V आ जाएगा, नहीं सॉरी T आ जाएगा, T +6 है ना। और इसमें आप करोगे 7 में ये +6 होगा, ये +7 करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा N, और ये करोगे +8, और +8 करोगे तो क्या आ जाएगा, I। ये आपका आंसर आना चाहिए, NCPFTNI। NC मैंने गलत कर दिया क्या, मलंगा लिखा हुआ था ना, मलिंगा, मलिंगा का हमें निकालना था। तो यहाँ पे हमने जो पैटर्न निकाला है ये भी ये +7 है। गड़बड़ हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है, ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे सही तो है, N आएगा, ये +1 किया, यहाँ पे हम करेंगे +2 तो आपका C आएगा, यहाँ पे हम करेंगे +3, L में +3 करेंगे, +3 करना था, तो L में अगर +3 करेंगे तो O आएगा, ठीक है। इसमें करेंगे +4, और +4 करेंगे तो E आएगा। इसमें करेंगे +5, तो +5 करेंगे, इसमें आएगा आपका S, और इसमें आएगा आपका +6, हाँ +6 आएगा इसमें, और +6 करेंगे, 7 में +6 तो 13 M, और इसमें आएगा +7, और +7 करेंगे तो H, ये आएगा NONCOESMH। तो ऑप्शन नंबर आ गया आपका C, परफेक्ट है, ये आपका ऑप्शन नंबर आएगा। +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7। तो ऐसे यहाँ पे क्या हो रहा है, +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7। सबका क्लियर है भाई, आंसर नंबर क्या आ गया, C, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पैटर्न निकाला, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे सवाल पे चलते हैं, चलो टोटल 25 क्वेश्चन करने हैं। अब यहाँ पे देखो एनालॉजी का क्वेश्चन हो गया, ये किसका क्वेश्चन है, एनालॉजी का। सिमिलरिटी, एक समानता आपको निकालनी है कि 6 का 8 से क्या रिलेशन है, 18 से, 6 का 18 से क्या रिलेशन है। जो रिलेशन 6 का 18 से होगा वही रिलेशन 12 का किससे होगा, ये आपके ऑप्शंस यहाँ पे दे गए हैं। 6 का 18 के साथ आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है, सिमिलरिटी फाइंड आउट करनी है, समानता क्या है, वही समानता आपकी आनी चाहिए 12 के साथ। एक बार दिखाओ, देखो जरा क्या आंसर आएगा, शाबाश, बहुत बढ़िया। 6 का 18, अच्छा आपको ऐसा लग रहा है कि अगर हम इसमें देखें 6 का 18 के साथ, तो 6 का 18 के साथ क्या लग रहा है आपको, गुणा 3 है ना। इसमें क्या हो रहा है, गुणा 3। या तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे 6 गुणा 3 किया तो 18 आ गया, और मैं यहाँ पे क्या करूँ, 12 गुणा 3 कर दूं। लेकिन ऑप्शन भी यहाँ पे उतना ही मैटर करता है, आप पैटर्न निकालते हैं ऑप्शन भी आपको क्या करता है, मैटर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 गुणा 3 किया तो 18 आ गया, और 12 गुणा अगर हम 3 करते हैं तो 36 आता है, लेकिन 36 तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो क्या करोगे आप, इसलिए हम कहते हैं कि क्या होता है, पॉसिबल लॉजिक होते हैं। अगर आपने जो लॉजिक सोचा और उसके अकॉर्डिंग अगर ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आप क्या करेंगे, फ्रिक्वेंटली अपने लॉजिक को चेंज कर देते हैं। तो आपने क्या किया, 6 गुणा 3 अगर 18 हो रहा है तो 6 कैसे 3 कैसे आया। ऐसा भी तो हो सकता है कि 6 गुणा 3 18 करने पे 12 गुणा 3 करने पे 36 हमारा नहीं आ रहा है। तो 6 गुणा 3 क्यों किया, 6 गुणा 3 इसलिए किया कि 6 का जो हाफ है उसका मल्टीप्लाई कर दिया। 6 का हाफ क्या है, 3, तो उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया 18। अगर ऐसे ही हम 12 का जो हाफ होगा, 12 का हाफ, 12 का आधा क्या हुआ 6, और 6 के साथ अगर हम गुणा करेंगे तो हमारा 72। ये क्या हो गया, एक लॉजिक हो गया। तो आंसर क्या आ गया यहाँ पे 72, आपका क्या हो गया, एकदम सही आंसर 72। हाँ जी, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा एक क्या है, अगर हम आपको ऐसे सोचे, जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे कि 6 का जो स्क्वायर है, हम ऐसा भी कर सकते हैं। 6 का जो स्क्वायर है वो क्या है 36, 6 का जो स्क्वायर है 36, उसका हाफ क्या होगा 18। और मैं ऐसा सोचूं, बात तो वही आ जाएगी, देखो बात वही आ जाएगी, मैंने 6 के हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, 12 के हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बात वही है, घुमा फिरा के बात वही है कि 12 का जो स्क्वायर है वो 144 है, और उसका आधा क्या हो गया 72। तो बात ये सेम आएगी कि अगर मैं या तो नंबर के हाफ से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, या उसका स्क्वायर करके हाफ कर रहा हूं, या उसका स्क्वायर करके क्या कर रहा हूं, हाफ कर रहा हूं, तो आंसर क्या है इसका 72 होगा।
आप कैसे भी सोचे, आपकी मर्जी। ठीक है, चलो अगला सवाल। यहां पे आपको क्या करना है, ये है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑड वन आउट। आपको जो चार ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से किन्हीं तीन ऑप्शंस में एक समानता है और एक ऑप्शन ऐसा होगा जो विषम होगा। एक ऑप्शन ऐसा होगा जो विषम होगा, जो विषम होगा उसे हम कहेंगे ऑड वन आउट। जो विषम होगा उसे हम क्या कहेंगे, ऑड वन आउट। जैसे यहाँ पे कह रहा है चार जो हैं उनमें से तीन में निश्चित तरीके से समानता है, ठीक है, और एक ऐसा है जो विषम है, उस विषम को आप चुनेंगे। तो इसमें क्या करते हैं, लेटर्स का डिफरेंस भी देख लेते हैं, अपोजिट लेटर भी देख लेते हैं, है ना। तो देखो जरा इसमें क्या होगा, लेटर का डिफरेंस है कि अपोजिट लेटर है। डिफरेंस भी देख सकते हैं, अपोजिट देख सकते हैं। अपोजिट आपको याद होगा, जैसे अपोजिट क्या है, ए का क्या होता है, जेड होता है ना, बी का क्या होता है, वाई, सी का क्या होता है, एक्स, डी का क्या होता है, डब्ल्यू, ई का क्या होता है, वी, एफ का क्या होता है, यू। ये क्या है, विपरीत लेटर है। क्या ये विपरीत लेटर है, जिसकी पोजीशन आगे से फर्स्ट है और पीछे से फर्स्ट है, वो क्या हो गए, विपरीत अपोजिट लेटर। आगे से सेकंड, पीछे से सेकंड, क्या हो गए, अपोजिट लेटर। तो इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चे, अगर अब इसको आप देखें तो एक चीज आपके समझ में आ रही है, अगर आपको विपरीत लेटर याद है, जो को याद होने ही चाहिए, देखो इस पे बेस बहुत सारे सवाल आपको मिलते हैं, क्लासिफिकेशन मिलता है, कोडिंग डिकोडिंग मिलता है ना। तो यहाँ पे जैसे सी का अपोजिट क्या है, एक्स, और के का अपोजिट क्या है, पी। सी का अपोजिट एक्स और के का अपोजिट क्या है, पी। जी का अपोजिट क्या है, टी, और एच का अपोजिट आर नहीं होगा, एच का अपोजिट क्या होता है, एस होता है। एच का अपोजिट क्या होता है, एस होता है। तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि भाई यहाँ पे, और बाकी देखो आप, एफ का क्या होता है, यू, और जे का क्या होता है, क्यू, ए का होता है जेड, और ई का होता है वी। सभी में क्या है, ऑल्टरनेटिव जो लेटर हैं, ऑल्टरनेट जो लेटर हैं वो क्या है, विपरीत है। ऑल्टरनेट लेटर क्या बच्चे, विपरीत है। लेकिन सेकंड में ऐसा नहीं है, तो सेकंड क्या हो गया, विषम हो गया। तो आंसर क्या आएगा आपका, बी। परफेक्ट है, बहुत बढ़िया, शाबाश, क्या बात है। तो सेकंड क्या आ गया आपका आंसर, ये विपरीत है, क्योंकि बाकी सब में क्या है, ऑल्टरनेट जो लेटर हैं वो क्या है, विपरीत है, अपोजिट है, और अपोजिट लेटर आपको याद होना चाहिए। अगला सवाल, लेटर्स की एनालॉजी है, और यहां पे क्या है, डीसी। सारे बच्चे कोशिश करो और फटाफट आंसर निकालो। देखते हैं 25 में से कितने लोगों के आंसर सही होते हैं। ठीक है, लास्ट में ये भी डिस्कस करेंगे कि कितना स्कोर आया, है ना, कितने सवाल गलत हुए, कितने सवाल सही हुए, तो ये भी इसको लास्ट में डिस्कस करना है। ठीक है, चलो। तो वी डब्ल्यू यू टी, हमें निकालना है एक्स डब्ल्यू वाई के का क्या रिलेशन होगा। तो इसके बीच में क्या करना है, पैटर्न फाइंड आउट करना है। बताओ जरा क्या पैटर्न है, क्या लॉजिक है। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। पैटर्न निकालिए, पैटर्न फाइंड आउट करिए, क्या पैटर्न है। बहुत बढ़िया। पिछले वाले में कुछ गड़बड़ था क्या, हाँ, यहाँ पे ये नहीं होता क्योंकि आर का अपोजिट आई होता है, एच का एस होता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। चलो इसको निकालो जरा, क्या पैटर्न आएगा। बहुत बढ़िया। तो बच्चे अगर इसमें देखें तो यहाँ पे आप देखो क्या इसमें पैटर्न आ रहा है, क्या निकाल रहे हैं आप लोग, एक रिलेशन फाइंड आउट करिए। देखो इसमें अगर हम रिलेशन फाइंड आउट करें तो डी से, एक तो हमें ऐसा लग रहा है डी सी कॉन्जुगेटिव, ई एफ कॉन्जुगेटिव है, डब्ल्यू वी डब्ल्यू कॉन्जुगेटिव है, टी यू कॉन्जुगेटिव है, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ है भी नहीं। अगर हम ऐसा देखते हैं, हम दिमाग में हमारे ऐसा भी आ सकता है क्रमागत मतलब कॉन्जुगेटिव है, जैसे क्या है, सी डी ई एफ कॉन्जुगेटिव है, ये भी कॉन्जुगेटिव है, सारे लेटर क्या कॉन्जुगेटिव है, मतलब ये सारे लेटर कॉन्जुगेटिव है। लेकिन हमें जब इसका रिलेशन निकालना है तो ये तो ऐसा कुछ है नहीं है, इसमें वाई के साथ के आ गया, तो पैटर्न कुछ और होगा। मतलब एक तो आप ऐसा सोच सकते हैं कभी कभी कि भाई कॉन्जुगेटिव लेटर्स हैं तो कोई ये भी कॉन्जुगेटिव होता, तो यहाँ पे भी आप कॉन्जुगेटिव लेटर्स का आधार पे आंसर निकाल के चले जाते, बट ऐसा यहाँ पे है नहीं, ऐसा यहाँ पे है नहीं। तो क्या करेंगे, अच्छा डी और वी का रिलेशन क्या है, जब आपके सामने डी से वी आ जाए, जैसे क्या होता है डी के साथ क्या आ जाता है, डब्ल्यू आ जाता, आप क्या सोचते, विपरीत लेटर। अगर डी के साथ डब्ल्यू आता तो तुरंत आप सोचते कि डी का अपोजिट क्या होता है, डब्ल्यू।
डी का विपरीत क्या होगा, डब्ल्यू होगा, है ना। अगर सपोज करो सी के अपोजिट, सी के साथ क्या आ जाए, एक्स आ जाए, तो आप क्या सोचेंगे, सी का अपोजिट क्या है, एक्स है। और डी के साथ आ गया वी, तो इसमें क्या बनेगा रिलेशन, जब अपोजिट के साथ अपोजिट के नियरेस्ट क्या हो, लेटर हो, तो अपोजिट में भी क्या हो जाता है, प्लस माइनस। आप समझे, अपोजिट के साथ क्या है, अपोजिट के नियरेस्ट निकटवर्ती लेटर है, जैसे डी का अपोजिट क्या होता है, डब्ल्यू, और उसमें क्या हो रहा है, -1। तो अगर मैं ऐसा सोचूं तो यहां पे सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स, और -1 करेंगे अगर हम, सी का अपोजिट होता है एक्स, और -1 करेंगे तो क्या होएगा, -1 करेंगे क्या होगा, डब्ल्यू। तो एक बात सोचो आप कि डी वी कैसे आया, डी का जो अपोजिट है उसमें -1 वी आ गया, सी का अपोजिट एक्स -1 डब्ल्यू आ गया। तो यहां पे क्या सोचोगे, डी का अपोजिट डब्ल्यू -1, डी का अपोजिट, सॉरी सी का, एक सेकेंड, डी का अपोजिट हो गया डब्ल्यू -1, है ना। सी का जो अपोजिट है क्या होता है, एक्स -1, ई का अपोजिट क्या होता है, v -1, एफ का अपोजिट क्या होता है, u -1। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे क्या हैं, जो विपरीत लेटर है उसका -1 है, विपरीत लेटर का -1 है, विपरीत लेटर का -1 है। समझ में आ गया, अपोजिट -1, रिलेशन क्या है, अपोजिट -1। तो यहां पे आप निकालोगे, सी एक्स का अपोजिट क्या होता है, सी, -1 करेंगे तो बी आएगा। डब्ल्यू का अपोजिट क्या होता है, डी, आपको याद होना चाहिए अपोजिट लेटर, -1 करेंगे तो सी आएगा। वाई का अपोजिट क्या होता है, बी, -1 करेंगे तो क्या आएगा, ए आएगा। और के का अपोजिट क्या होता है, पी, -1 करेंगे तो ओ आएगा। तो आपका आंसर आना चाहिए बी सी ए ओ, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। एक और चीज, जब भी आप इस तरह से एनालॉजी में लेटर्स का करते हैं या कोडिंग डिकोडिंग करते हैं, तो एक चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखें कि जैसे अगर मैं ए में -1 करता हूं, ए में अगर मैं -1 करूं तो क्या होगा, जेड होगा, और अगर मैं z+1 करूंगा तो क्या होगा, ए होगा। देयर इज ए साइक्लिक ऑर्डर। क्या होता है, साइक्लिक ऑर्डर। कभी भी लेटर्स की एनालॉजी हो या हम कोडिंग डिकोडिंग की बात करें, तो ऐसा पैटर्न अगर आपके सामने आ जाए कि ए जो -1 है उसका मतलब क्या है, जेड होगा, और जेड में अगर हम +1 करेंगे बच्चे तो उसका मतलब क्या होगा, ए होगा। हाँ जी, ठीक है, ओके। चलो अगला सवाल, यहां पे आपको डिफरेंट फाइंड आउट करना है, चार में से एक ऐसा होगा जो डिफरेंट होगा, ऑड वन आउट। विषम क्या होगा, तो विषम आपको निकालना है। चार में से तीन में सिमिलरिटी है, एक समानता है, और जो असमान है, जो विषम है, वही आपका आंसर है। जो समान है, विषम है, वही आपका आंसर है। हाँ, आज राकेश यादव सर का बर्थडे है, तो जो उनको विश कर रहे हैं उन सभी का धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू, खुश रहें। और मैं भी अपनी तरफ से ये कहना चाहूँगा कि राकेश यादव सर बहुत जेन्युइन, बहुत डाउन टू अर्थ और बहुत ही शानदार पर्सन है। बहुत शानदार टीचर तो है ही, लेकिन शानदार इंसान भी है, बहुत शानदार जबरदस्त इंसान है। और उनको जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक 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 शुभकामनाएं। वो खुश रहें, मस्त रहें, और ऐसे ही बच्चों के कैरियर को बनाने में वो अग्रसर रहे। चलिए, तो इसका देखो, ज्योमेट्री एंड मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री एंड साइंस। तो आप देख रहे हैं कि ज्योमेट्री और मैथमेटिक्स में क्या एक रिलेशन है, ज्योमेट्री इज ए पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री इज ए पार्ट ऑफ साइंस, है ना। रिलेशन है दोनों में। एयर और ऑक्सीजन में भी क्या रिलेशन है। लेकिन आप ऑप्शन नंबर सी में देख रहे हैं कि हिस्ट्री अलग है, मैथमेटिक्स अलग है, हिस्ट्री अलग है, मैथमेटिक्स अलग है। ये दोनों चीज रिलेटेड हैं, ये दोनों चीज रिलेटेड है, ये दोनों चीज रिलेटेड है, लेकिन हिस्ट्री और मैथमेटिक्स क्या अलग है। तो आंसर नंबर क्या आ जाएगा आपका, सी, जो कि असमान है। आंसर नंबर क्या आ जाएगा, सी, जो कि असमान है। बहुत बढ़िया। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए, ऐसे सवाल अगर आते हैं तो ये बोनस वाले सवाल हैं, बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या करना है, सुनो, आपको यहाँ पे लॉजिकल सीक्वेंस बनाना है। क्या बनाना है, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स बनाना है। ये 5 आपको दे रखे हैं, डायग्नोसिस, रिकवरी, पेन, ट्रीटमेंट और हॉस्पिटल। डायग्नोसिस करना, रिकवरी होना, पेन दर्द होना, ट्रीटमेंट होना और हॉस्पिटल। तो इसमें आपको क्या करना है, लॉजिकल सीक्वेंस बनाना है कि किसके बाद कौन सा आना चाहिए, किसके बाद कौन सा आना चाहिए। इन पांचों में से सबसे पहले कौन सा आएगा,
सबसे पहले क्या होता है, हॉस्पिटल होगा कि सबसे पहले दर्द होगा, पेन होगा कि ट्रीटमेंट होगा कि रिकवरी होगी कि डायग्नोसिस होगा? इन पांचों में आपको सबसे पहले कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, इस तरह से निकालना है। अच्छा एक चीज आपको यहाँ पे ऑप्शन भी हेल्प करता है। सारे ऑप्शंस में टू जो है सबसे लास्ट में, सारे ऑप्शन में जो टू है वो सबसे लास्ट में। तो इसका मतलब समझ में आया कि सबसे लास्ट में तो क्या होना चाहिए, टू होना चाहिए। मतलब सबसे लास्ट में तो रिकवरी होनी चाहिए, सबसे लास्ट में तो रिकवरी होनी चाहिए। ये तो आपके समझ में आ गया। तो ऑप्शन भी क्या करते हैं, आपको हेल्प करते हैं। सबसे लास्ट में क्या आ गया, रिकवरी आ गया। अब सबसे शुरुआत में या तो 3 है या 5 है, ये दिया हुआ है। अब 5 का मतलब क्या, हॉस्पिटल, और 3 का मतलब क्या, पेन। भाई हॉस्पिटल कब जाएगा, जब पेन होगा तभी तो जाएगा। जब कोई परेशानी नहीं है तो हॉस्पिटल क्यों जाएगा भाई? आदमी कोई हॉस्पिटल जाएगा तो क्यों जाएगा? पहले परेशानी होगी तभी तो हॉस्पिटल जाएगा मेरे भाई, पहले परेशानी होगी तभी तो हॉस्पिटल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, पहले क्या होना चाहिए, पेन होना चाहिए। पहले क्या होना चाहिए, पेन होना चाहिए। जब पेन होगा तभी तो हॉस्पिटल जाएगा। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, पेन होना चाहिए। मतलब सबसे पहले क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि 5 वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये 5 वाला भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। 2 ऑप्शन कैंसिल है। अब 3 के बाद 5, 3 के बाद 5, 3 के बाद क्या होगा, हॉस्पिटल जाएगा। 3 के बाद क्या होगा, हॉस्पिटल जाएगा। पेन के बाद क्या होगा, हॉस्पिटल। अच्छा उसके बाद क्या है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है। तो 4 और 1 में आपको समझना है कि 3 के बाद आपका हॉस्पिटल गया, कोई बात नहीं, तो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होगा या डायग्नोसिस होगा पहले। मतलब क्या होगा, पहले डायग्नोसिस होगा कि ट्रीटमेंट होगा? पेन हुआ तो पहले डायग्नोसिस होगा, दर्द किस प्रकार का है, कहाँ दर्द हो रहा है, कैसा दर्द है। डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं तो पहले क्या होता है, आपने बताया कि दर्द हो रहा है, तो फिर उसकी डायग्नोसिस की जाती है। ट्रीटमेंट तो तब करेंगे ना, पहले पता तो चले एग्जैक्टली दर्द किस प्रकार का हो रहा है और कैसा दर्द हो रहा है हाँ या ना? भाई पहले तो डायग्नोसिस होगा ना, पहले तो डायग्नोसिस होगी। और जब पता लग जाएगा कि इस प्रकार का दर्द है, इस कारण हुआ है, तो उसके बाद उसका ट्रीटमेंट होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहले पेन हुआ, फिर हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में क्या हुआ, डायग्नोसिस हुआ। क्या हुआ, डायग्नोसिस हुआ कि दर्द किस प्रकार का है, किस वजह से दर्द हुआ है, क्यों दर्द हो रहा है, कितना दर्द हो रहा है, क्या परेशानी है। उसके बाद जब ये पता लग जाएगा तो फिर क्या होगा, ट्रीटमेंट होगा। फिर आपका क्या होगा, ट्रीटमेंट होगा, है ना। और जब फिर ट्रीटमेंट होगा तो ट्रीटमेंट के बाद क्या हो जाएगी, रिकवरी हो जाएगी। ट्रीटमेंट के बाद क्या हो, रिकवरी हो जाएगी। तो आंसर क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए। बेटा जिनका ए आ रहा है उनका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पहले तो ये पता किया जाएगा डायग्नोसिस होगा, क्योंकि जब यहाँ पे दे रखा है ना, डायग्नोसिस अगर नहीं दिया होता तो हम ट्रीटमेंट करते ही, है ना। लेकिन ट्रीटमेंट से पहले क्या होता है, डायग्नोसिस होता है। डायग्नोसिस के बाद ट्रीटमेंट होता है बेटा, डायग्नोसिस के बाद ट्रीटमेंट होता है। जांच, पहले क्या होगी, जांच। डायग्नोसिस क्या होगी, जांच हो गई, जांच, है ना। जांच करेंगे, उसके आधार पे उसका ट्रीटमेंट करेंगे। डायग्नोसिस करेंगे ना, जांच करेंगे प्रॉब्लम क्या है, किस वजह से प्रॉब्लम है। अगला सवाल, ये नंबर सीरीज का बहुत प्यारा सवाल है। 0 4 18 48 क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, 0 4 18 48, यहाँ पे कौन सा आएगा, फिर आगे 180 है। एक बार देखो जरा क्या आएगा, 0 है, 4 है, 18 है, यहाँ पे 48 है, फिर यहाँ नंबर निकालना है और आगे नंबर क्या बेटा, 180 है। फटाफट करो इसको, क्या आएगा, शाबाश। कभी अगर ऐसा हो जाए कि नंबर में, देखो दो चीजें होती है नंबर सीरीज में, एक तो होता है डायरेक्ट लॉजिक, और डायरेक्ट लॉजिक अगर नहीं मिलता है तो स्टेप फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। स्टेप फॉर्मेशन का मतलब होता है कि जब हम कोई डायरेक्ट लॉजिक नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो फिर ऐसा भी कोशिश कर लेते हैं कि डिफरेंस का डिफरेंस, डिफरेंस का डिफरेंस, डिफरेंस का डिफरेंस लेते हुए चलते हैं, और लास्ट में जाके कोई ना कोई पैटर्न सेट हो जाता है। तो 90% संभावना ऐसी होती है कि अगर हमारा डायरेक्ट लॉजिक नहीं मिला है तो स्टेप फॉर्मेशन से भी आंसर आ जाता है, स्टेप फॉर्मेशन से भी आंसर आ जाता है। हाँ जी, देखो जरा, 0 4, 4 के बाद क्या 18 है। अब 0 यहाँ पे दिया गया है और 0 के बाद क्या 4 है। या तो सीधा सीधा डिफरेंस भी ले सकते हैं, या डायरेक्ट लॉजिक अगर हम निकालें तो 0 तो कई कई कारणों से आ सकता है, कई कारणों से। किसी का भी, भाई किसी में भी गुणा 0 से कर दो 0 आ जाएगा, और 0 को गुणा किसी में कर दो तो 0 आ जाएगा। भाई नंबर में, किसी भी नंबर में 0 का गुणा करोगे तो 0 आ जाएगा, 0 में किसी नंबर का गुणा कर दो तो 0 आ जाएगा। ये तो कई सारी बातें हो सकती हैं। 4 कैसे आएगा,
अगर हम 4 की बात करते हैं तो 4 कैसे आएगा, या तो 2 का स्क्वायर है, 4 एक तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। भाई आप यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई में क्या करूँ, जैसे 1 का मल्टीप्लाई किया है ना, फिर यहाँ पे मैं किसका मल्टीप्लाई करूँ, और 4 कैसे आएगा, मल्टीप्लाई करके तो 4 आ ही नहीं सकता ना। 4 एक एक तो डायरेक्ट हो सकता है कि क्या 2 का मैं अगर स्क्वायर करता हूं तो 4 हो जाएगा, पर 18 कैसे आएगा, 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा। अच्छा, एक काम हो सकता है यहाँ पे, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 18 अगर मुझे लाना है तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, 3 का स्क्वायर गुणा 2, और 48 मुझे लाना है तो मैं कर सकता हूँ 4 का स्क्वायर गुणा 3। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 16 गुणा क्या हो जाएगा 3, तो 48 हो जाएगा। तो मैं इसको कह सकता हूँ गुणा 2 है गुणा 3 है तो गुणा 1 कर दें, 2 का स्क्वायर गुणा 1 4, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ 1 का स्क्वायर गुणा 0, और 1 का स्क्वायर गुणा 0 करोगे तो 0 आएगा। ये तो हो गया डायरेक्ट लॉजिक, ठीक है। तो 1 का गुणा, 1 का स्क्वायर गुणा 0, 2 का स्क्वायर गुणा 1, 3 का स्क्वायर गुणा 2, 4 का स्क्वायर गुणा 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, 5 का स्क्वायर गुणा क्या करेंगे हम 4, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और 25 गुणा 4 करेंगे तो यहाँ पे जो आंसर आना चाहिए क्या आना चाहिए 100। और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा उसको चेक कर लो, 6 का स्क्वायर गुणा क्या हो जाएगा 5, 36 गुणा 5, तो क्या आ जाएगा 180। क्लियर है। अच्छा, कभी अगर ऐसा हो, सपोज करो आप डायरेक्ट लॉजिक निकालने में मतलब नहीं निकाल पा रहे हैं, डायरेक्ट लॉजिक निकालने में मतलब दिक्कत हो रही है, डायरेक्ट लॉजिक नहीं निकाल पा रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं, एक तरीका ये भी हो सकता है, कभी भी आपको ऐसा लगे तो सीधा सा आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंस भी लेके चलें, कोशिश करें। 4 का डिफरेंस है, ये किसका डिफरेंस है 14 का डिफरेंस है, ये किसका डिफरेंस है 30 का डिफरेंस है, यहाँ पे तो ये निकालना ही था, है ना जी। अच्छा, 4 14 कितना डिफरेंस है 10 का डिफरेंस है, ये 14 और 30 16 का डिफरेंस आ गया। ऐसे, या तो मैं ऐसा करूं, फिर 6 का डिफरेंस आया यहाँ पे, हम्म, अगर हम इसको निकालते, आता कि नहीं आता, ये 10 का डिफरेंस हो गया, ये 16 का डिफरेंस हो गया, और यहाँ पे फिर हम इसको 30 से 48 से 100, अगर हम इसको करते 48 से 100, यहाँ पे आपका 52 का डिफरेंस, 52 का डिफरेंस, और यहाँ पे ये निकलता, तो ये आपका आता 30 52 22 का डिफरेंस, सही है, तो 6 आ जाता। ओके, तो बात वही आ जाती कि क्या हो रहा है, देखो इसमें क्या हो रहा है, स्टेप फॉर्मेशन कैसे लग रहा है, ये डिफरेंस आपने निकाला, 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 ठीक है। तो ये डिफरेंस आपने निकाला 6, अब यहाँ पे क्या है 6 का डबल 12 का डिफरेंस हो सकता है, 6 6 का डिफरेंस लेके देखते, तो 6 का डिफरेंस अगर मैं लूँ तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि फिर यहाँ पे 6 का डिफरेंस देकर मैं इसको 22 का डिफरेंस कर दूं, तो 30 प्लस 22 52 हो जाए, और 48 में 52 का डिफरेंस हो गया यहाँ पे 100 हो जाए। परफेक्ट है, बन गया स्टेप फॉर्मेशन। स्टेप फॉर्मेशन का मतलब होता है स्टेप में आप क्या करने लगे, डिफरेंस निकालने लगे, और फिर कहीं ना कहीं आपको पैटर्न मिल गया। तो ये भी एक तरीका है जब आप डायरेक्ट लॉजिक नहीं निकाल पाए, अदरवाइज डायरेक्ट लॉजिक आपका ये था, और आंसर यहाँ पे क्या 100 है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा हो चुका 7, हमें टोटल करने 25। आई होप सो सबको समझ में आ रहा होगा कि हम टॉप 3 पेपर करेंगे, ठीक है। मैं आपको टॉप 3 पेपर कराऊंगा, एसएससी सीजीएल एक्सपेक्टेड पेपर, टॉप 3 पेपर कराऊंगा। आज पहला पेपर है, ठीक है, कल दूसरा पेपर होगा, फिर तीसरा पेपर होगा। समझ में आ गई बात सबको, एक अच्छा अभ्यास, एक अच्छी तरीके से हम चीज़ों को करेंगे और कॉन्फिडेंस आएगा। अगला सवाल, हाँ जी, जी मैं आपकी तरफ से बिल्कुल बोल दूंगा, आज राकेश सर का बर्थडे है, और बहुत ही शानदार, मैंने कहा ना बहुत ही शानदार इंसान है, और बहुत जेन्युइन, बहुत डाउन टू अर्थ, और बहुत ही बेहतरीन इंसानों में से एक है। टीचर तो है ही बेहतरीन, इंसान भी बेहतरीन है। मैं बोल दूंगा भैया, आपकी तरफ से बिल्कुल बोल दूंगा। चलो, बहुत बढ़िया, इस सवाल को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक, कितने लोग हैं, एक सीधी रेखा में बैठे हैं, मतलब एक स्ट्रेट रो में बैठे हैं। लोग कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हैं, अमित, गौरव, हातिम, वरुण, युक्ति और जैद। एक सीधी रेखा में बैठे हैं, और उसका सबका जो मुंह है वो किधर है, उत्तर की ओर। अच्छा, उत्तर की ओर जैसे मुंह कर रखा है तो आप डायरेक्शन जानते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो नॉर्थ फेसिंग का मतलब क्या होता है, इधर सबका लेफ्ट हो जाएगा, इधर राइट।
नॉर्थ फेसिंग का मतलब क्या बच्चे, ये लेफ्ट हो गया और ये क्या हो गया, राइट हो गया। लेफ्ट से राइट की अगर हम बात करें तो उसका मतलब क्या है, नॉर्थ फेसिंग। ठीक है, तो यहां पर जैसे पंक्ति में अरेंज करना था, और ये हो जाएगा लेफ्ट, ये हो जाएगा राइट, ये बायां और ये हो जाएगा दायां, क्योंकि उत्तर की ओर देख रहे हैं मतलब नॉर्थ फेसिंग है। ये बायां है और ये दायां है, नॉर्थ फेसिंग है। अब देखो इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या कहता है, आप कहीं से भी स्टार्ट कर दो वैसे तो, लेकिन आपसे ये भी कह रहा है, गौरव क्या है, फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ अमित। जो गौरव है अमित के बाएं चौथे स्थान पर है। अमित के बाएं, पहले से आप लाइंस ड्रॉ ना करके आप सीधा कंडीशन से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर दूसरा पार्ट, युक्ति किस पे बैठी है, एक कॉर्नर पे बैठी है। ठीक है, और उसने ये भी बोला है कि युक्ति के लेफ्ट में हातिम क्या है, फोर्थ है। युक्ति के लेफ्ट में हातिम क्या फोर्थ है, हातिम युक्ति के बाएं चौथे स्थान पर है और युक्ति किसी कॉर्नर पे है। तो सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई, युक्ति को अगर आप लेफ्ट साइड में रखोगे, लेफ्ट एंड पे रखोगे, बाएं छोर पर रखोगे, तो उसके लेफ्ट में हातिम नहीं आ सकता। तो ऐसा भी कर सकते हैं, युक्ति कहां होगी फिर, राइट एंड पे, किसी एक एंड पे बैठी है ना, किसी एक कोने पे है, तो यहां पे क्या हो जाएगी, युक्ति हो जाएगी। क्योंकि अगर आप बाएं छोर पे बैठाओगे तो उसके लेफ्ट में आदमी नहीं आ सकता फिर कोई। उसके लेफ्ट में क्या है, हातिम क्या है, फोर्थ है। हातिम क्या है उसके लेफ्ट में, फोर्थ है। कौन, हातिम। तो 1 2 3 4, ये कौन है, हातिम है, हातिम। तो 1 2 3 4 5, टोटल कितने, 6 लोग हैं। ऐसे कर दी शुरुआत आपने। अच्छा, अब आप बाकी चीजें देखो, 6 लोग ये हैं। अमित के बाईं ओर गौरव है चौथे स्थान पर। गौरव अमित के बाईं ओर चौथे स्थान पर है। अमित के बाईं ओर है तो अमित कहीं इधर होगा, अमित के बाईं ओर। अमित यहां तो हो नहीं सकता, गौरव नहीं आएगा। अमित यहां रखोगे तो 1 2, गौरव नहीं आएगा। अमित यहां रखोगे तो 1 2 3, गौरव नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अमित हो जाएगा। अमित के बाईं ओर गौरव, 1 2 3 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा, गौरव हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आगे क्या कहता है, जैद क्या है, थर्ड टू द राइट ऑफ गौरव। जैद गौरव के दाएं तीसरा है, गौरव के राइट में 1 2 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैद आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो बचा हुआ पर्सन है उसको आप रख दो, और बचा हुआ पर्सन कौन है आपके सामने, वरुण। ये आपका अरेंजमेंट है। क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन ये पूछा है कि जैद के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है। जैद के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है, तो जैद के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है, हातिम। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, हातिम, ऑप्शन नंबर सी। सबका क्लियर है, बी नहीं आएगा बेटा, सी आएगा। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, सी। हमने क्या किया, युक्ति से स्टार्ट किया। वैसे छोटा सा सवाल है, कहीं से आप स्टार्ट कर लो, लेकिन हमेशा थोड़ा ध्यान देना चाहिए, वहां से स्टार्ट करो जिसका प्लेस क्या हो, डेफिनेट हो, जिसका स्थान क्या हो, निश्चित हो। जिसका स्थान निश्चित है, अगर आप वहां से स्टार्ट करते हैं, जिसका स्थान क्या निश्चित है कि ये कॉर्नर पे बैठा है और युक्ति के लेफ्ट में बाईं ओर भी लोग बैठे हैं, तो युक्ति जो है दाएं छोर पे ही होगी, तभी उसके लेफ्ट में बैठ सकता है। ठीक है, इस तरह से हमने इसको अरेंज किया। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, हातिम। अगला सवाल, ये डिक्शनरी वाइज लगाना है। ठीक है, इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इसको अरेंज करना है वर्ड्स को, और देखना है कि सबसे पहले कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, फिर उसके बाद कौन आएगा। अब डिक्शनरी वाइज आप देख रहे हैं, जैसे पी तो सब में कॉमन। देखो डिक्शनरी वाइज क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे लिखा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इनको डिक्शनरी वाइज लगाना चाहूँ, 3 ये मेरे पास क्या है, शब्द हैं, 3 वर्ड वर्ड है मेरे पास। तो सबसे पहले कौन आएगा, अब ए, स्टार्टिंग लेटर देखो, ए बी बी, तो सबसे पहले वो आएगा जो ए से स्टार्ट हो रहा है, ये सबसे पहले आएगा। ये क्या आएगा, सबसे पहले आएगा। अच्छा, जब पहला लेटर सेम हो जाए, बी बी, दोनों बी बी से स्टार्ट हो रहे हैं, जब पहला लेटर सेम हो जाता है तो सेकंड लेटर पे ध्यान देते हैं, बोलो हाँ। बी ओ से पहले कौन आएगा, बी ए। बी ओ से पहले कौन आएगा, बी ए, है ना। और फिर बी ओ क्या आएगा, बाद में आएगा। तो एप्पल आया पहले,
ए से स्टार्ट हो रहा है, फिर आएगा बी ए और फिर आएगा बी ओ। अब यहां पे देखो, पिटिशन तो सब में कॉमन है, पिटिशन तो सब में कॉमन है कि नहीं? पिटिशन तो सब में कॉमन है। अब पिटिशन सब में कॉमन है, बाकी में क्या है, एन के बाद भी लेटर्स हैं, तो सबसे पहले तो पिटिशन आना चाहिए क्योंकि कंप्लीट वर्ड है, इसके बाद कोई लेटर नहीं है, तो सबसे पहले तो आपके इन पांचों में से आएगा पिटिशन, सबसे पहले आएगा पिटिशन। ठीक है, पहली चीज। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन कैंसिल हो गया, सेकंड ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। अब 3 के बाद 1 ऐसे दिया हुआ है, 3 के बाद 1, तो मतलब 1 में क्या है, देखो पिटिशन है आपका, जैसे एन है, एन के बाद अब लास्ट में एन तो है ही, पिटिशन एन सब में लास्ट में है। अब एन के बाद यहाँ पे ए है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे ई है, तो ए आई ई में छोटा कौन है, ए, तो एन के बाद जो ए है वो आएगा, तो 3 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा। अच्छा, एन के बाद ए हो गया, अब एन के बाद ये आई है, यहाँ पे एन के बाद ई है, ई है, तो एन के बाद अगर दोनों में ई है, उसके बाद आप देखेंगे ई के बाद यहाँ पे क्या आर है और यहाँ ई के बाद क्या डी है, तो ई डी पहले आएगा, ई आर बाद में आएगा, तो एन ई डी, तो एन ई डी वाला क्या हो गया 5। अब यहां से आपका ऑप्शन आ गया, इन दोनों में आप देखो 315, बाकी को चेक करने की जरूरत भी नहीं है, 315 तो ये आंसर हो जाएगा, 314 ये आंसर नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, 315 और फिर क्या आएगा 42, 42 में क्या है, ई आर और फिर आई एन, तो ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। चलो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। हाँ जी, कल भी क्लास होगी 9 बजे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो, सबका क्लियर है? अगला सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है। देखो, आपको कोडिंग डिकोडिंग कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि दो तीन सवाल तो कोडिंग डिकोडिंग से मिलते हैं, उसमें कई तरह की वैरायटी बनती है, तो ये भी सवाल कोडिंग डिकोडिंग से ही है और लॉजिक बेस्ड है, हमने पहले भी किया था। तो इसको सॉल्व करिए और इसमें निकालिए क्या लॉजिक है। यहाँ पे जैसे दिया है, जो क्राउड है, क्राउड का कोड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 63630468। तो आपको लॉजिक निकालना है ये नंबर कैसे आए। अच्छा, लेटर हमारे पास कितने, 1 2 3 4 5, और नंबर कितने, डिजिट कितनी ज्यादा है। अगर जितने लेटर होते उतनी डिजिट होती तो कहीं ना कहीं कॉमन नंबर कोडिंग का भी सवाल बन सकता था भाई। अगर जितने लेटर होते उतनी ही डिजिट होती तो कॉमन नंबर कोडिंग का सवाल हो सकता था, लेकिन अभी क्या है, डिजिट ज्यादा है तो लॉजिक कुछ और होएगा, लॉजिक कुछ और होएगा। तो क्या लॉजिक है, एक बार निकालो, शाबाश। तो क्या लॉजिक है, एक बार निकालिए। जितने लेटर हैं उतनी डिजिट होती तो हम कॉमन नंबर कोडिंग देख लेते कि यार कॉमन करके देखते कि हो सकता है किसी लेटर को किसी डिजिट से रिप्रेजेंट किया हो, फिर किसी दूसरे लेटर को दूसरी डिजिट से किया हो, ऐसा हो सकता था। बट ऐसा अब नहीं है, लेटर कम है, डिजिट ज्यादा है, लॉजिक कुछ और है, नंबर्स का 2 गुना। बहुत बढ़िया, शाबाश, क्या बात है नवीन बेटा, शाबाश। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहली चीज देखो, जब भी कोडिंग डिकोडिंग के सवाल आएंगे, है ना, लेटर्स कोडिंग के सवाल आएंगे, नंबर कोडिंग के सवाल आएंगे, तो आपको ना प्लेस वैल्यू तो याद होनी चाहिए, प्लेस वैल्यू और अपोजिट लेटर भी याद होनी चाहिए, विपरीत लेटर। प्लेस वैल्यू क्या होती है, जैसे ए लेटर्स में क्या फर्स्ट है तो उसकी प्लेस वैल्यू 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, तो वो याद होना चाहिए। तो उसके आधार पे हम लॉजिक निकालने की कोशिश करें, अगर सी का क्या है 3, इसका क्या है 18, इसका क्या है 15, इसका क्या बच्चे 23, इसका क्या है 4। अब इसमें अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा है, 3 का डबल क्या है, 3 का डबल क्या हो रहा है, 3 का डबल 2 गुना 6, 18 का डबल क्या हो रहा है, सबका डबल हो रहा है प्लेस वैल्यू का 36। देखो यहाँ पे 15 का डबल क्या हो रहा है 30, देखो यहाँ पे 23 का डबल क्या हो रहा है बेटा 46 हो रहा है ना, और यहाँ पे 4 का डबल क्या हो रहा है 8।
तो क्या हो रहा है, प्लेस वैल्यू जो है उसका क्या है, डबल है। तो हमें निकालना है किसका, अच्छा इसका भी ऐसा ही हो रहा होगा, एक बार चेक कर लो। 20 का डबल 40 है ना जी, 18 का डबल 36, 8 का डबल 16 और 9 का डबल 18, 3 का डबल 6 और 11 का डबल 9, सॉरी यहाँ 11 का डबल क्या, 22। तो अब इसका निकालेंगे आप, FRUGAL। तो ये क्या है, यहाँ पे 6, 18, 21, 7, 1 और 1 क्या, 12 बेटा। 6 का डबल हो जाएगा 12, 18 का हो जाएगा 36, 21 का हो जाएगा 42, 7 का हो जाएगा 14, 1 का हो जाएगा 2 और 12 का हो जाएगा 24। ये आंसर आना चाहिए, 12, 36, 42, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है सबका, बहुत बढ़िया, शाबाश। अगला सवाल, ये है रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन से, आराम से पढ़ेंगे तो कर देंगे, पढ़िए जरा एक बार, बहुत बढ़िया। ब्लड रिलेशन से सवाल है। सलोनी इज द डॉटर ऑफ ओनली सन ऑफ कार्तिक, सलोनी कार्तिक के इकलौते बेटे की बेटी है। देखो क्या कहता है, सलोनी कार्तिक के इकलौते बेटे की बेटी है। कार्तिक का इकलौता कोई बेटा होगा, कार्तिक, उसका इकलौता कोई बेटा है, बेटा होगा तो नीचे ऐसे करेंगे, इकलौता कोई बेटा होगा प्लस, क्या होएगा, प्लस, ठीक है। और उस बेटे की बेटी कौन है, सलोनी है। कौन है, सलोनी। सलोनी क्या माइनस है, अच्छा इतना आया समझ में। अच्छा नाम से जेंडर कंफर्म नहीं करते आप, इस बात को पता होगा सबको, ब्लड रिलेशन में कभी भी नाम के आधार पे जेंडर कंफर्म नहीं करते हैं। कहता है निरुपमा इज द मदर ऑफ दीपक, निरुपमा क्या है, दीपक की माँ है, अभी नहीं पता। और कहां से रिलेट कर सकते हैं, यहां से रिलेट कर सकते हैं कार्तिक से। कार्तिक क्या है, पैटर्नल ग्रैंडफादर, पापा से जुड़ा हुआ होता है पैटर्नल और माँ से जुड़ा हुआ होता है मैटरनल। पापा से जुड़ा होता है पैटर्नल, माँ से जुड़ा होता है मैटरनल, ठीक है। तो कहता है कार्तिक इज द पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ दीपक। कार्तिक क्या पैटर्नल ग्रैंडफादर है किसका, दीपक का। तो इसका मतलब क्या होगा, दीपक के क्या दादाजी हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दीपक हो जाएगा। दीपक के दादाजी हैं तो दीपक के पापा का पापा। कार्तिक क्या पैटर्नल ग्रैंडफादर है, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, कहता है कि दीपक जो है उसकी मदर कौन है, निरुपमा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, निरुपमा आ जाएगी, ठीक है, निरुपमा। निरुपमा आ गई। अच्छा आगे देखो क्या बोला है, यामिनी ओनली सन है, यामिनी का जो ओनली सन है वो अंकित है, अंकित की शादी किससे हो गई, निरुपमा से। यामिनी के इकलौते बेटे अंकित की शादी किससे होगी है, निरुपमा से, अंकित की शादी हो गई निरुपमा से। और ये किसका बेटा है, यामिनी का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, यामिनी आ जाएगी। ये आपका आगे निकल के। अब यहाँ पे पूछा है क्या, सवाल क्या है, कार्तिक रिलेटेड टू अंकित, कार्तिक क्या लगा अंकित का। सवाल ये है कि कार्तिक अंकित से किस प्रकार संबंधित है, कार्तिक क्या लगा अंकित का, तो क्या लगेगा, पापा, तो आंसर क्या हो गया, डी, फादर। आंसर क्या हो गया, फादर, सबका फादर है, आंसर आएगा डी, फादर आएगा। कार्तिक क्या लगा किसका, अंकित का, तो क्या लगेगा, फादर। चलो अगला सवाल, आप इसको कैसे भी कर सकते हैं, वैसे मैं जनरली सिलोजिज्म वेन डायग्राम से पढ़ाता हूँ, क्योंकि किसी भी तरह का लेवल हो, एडवांस से एडवांस हो, बेसिक बेसिक आप 150 से करना चाहे उससे भी कर सकते हैं, चॉइस है आपकी, जैसा आपको करना है। सारे फ्लावर्स क्या हैं, ब्यूटीफुल, तो हम कर रहे हैं वेन डायग्राम से, सारे फ्लावर्स क्या हैं, ब्यूटीफुल है, ठीक है। सम लीफ इज ब्यूटीफुल, कुछ लीफ क्या है, ब्यूटीफुल है। कंक्लूजन पूछा है, सम लीफ इज फ्लावर,
तो लीफ और फ्लावर के बीच में जो रिलेशन है वो डिफाइन नहीं हुआ है, क्या हो जाएगा, डाउटफुल। डाउटफुल क्या होता है, फॉल्स। सम ब्यूटीफुल आर फ्लावर, ब्यूटीफुल और फ्लावर के बीच में रिलेशन बन चुका है, चाहे इनसाइड से आउटसाइड का हो या आउटसाइड से इनसाइड का हो, चाहे 1% का रिलेशन बना हो या 1000% का। कहते हैं ना कि कोई किसी से गले मिले मिले ना मिले, लेकिन अगर देखकर भी मुस्कुरा गया तो कुछ तो है। कोई किसी से गले मिले मिले ना मिले लेकिन देखकर भी मुस्कुरा गया तो कुछ तो है। तो इसका मतलब क्या है, फ्लावर और ब्यूटीफुल में रिलेशन तो बन चुका है, चाहे कितना भी परसेंटेज में बने। सेकंड क्या हो जाएगा सही, और आंसर क्या आएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए, ये आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें हम जो करते हैं सिंबल नोटेशंस का क्वेश्चन है। जब इस तरह का सवाल आता है तो या तो हम पूरा पूरा क्या करें, सबको सॉल्व करके देखें, क्योंकि यहाँ पे सिंबल को रिप्लेस किया है, प्लस को रिप्लेस किया है डिवीजन से, डिवीजन को रिप्लेस किया है मल्टीप्लिकेशन से, और मल्टीप्लाई को रिप्लेस किया है सब्ट्रैक्शन से, और माइनस को रिप्लेस किया है एडिशन से। कौन सा करेक्ट है ये पूछा है। तो एक तो तरीका है कि भाई बेसिक तरीके से हम क्या करें, पूरा सॉल्व करें, लेकिन नहीं, आप स्मार्ट तरीके से भी कर सकते हैं, कम समय में भी कर सकते हैं, समय को ध्यान में रखा जाए। तो सबसे पहले क्या करें, जैसे बॉड मास वाला रूल होता है आप जानते ही हैं, है ना। तो सबसे पहले आप क्या करें, यहाँ पे ब्रैकेट तो है नहीं, तो आप सबसे पहले क्या करें, डिवीजन वाला सॉल्व क्या करें, उसके आधार पे देखें कि डिवीजन, और फिर उसके बाद देखें मल्टीप्लाई वाला, और उसके आधार पे मोस्ट पॉसिबल ऑप्शन कौन सा हो सकता है, और एक होता है लीस्ट पॉसिबल, जिसके ऑप्शन होने की चांसेस क्या होते हैं, कम होते हैं। जिस ऑप्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं उसको कहते हैं मोस्ट पॉसिबल। और ये चीज आपको यहां से समझ में आ जाएगी। डिवीजन और मल्टीप्लाई को पहले देखो आप, कैसे, आप समझ रहे हो कैसे, देखो ऐसे, हमारा डिवीजन किसका मतलब है, प्लस का मतलब है, इस पे फोकस करो पहले आप। प्लस का मतलब क्या है, डिवीजन है। अब प्लस का मतलब डिवीजन है, तो भाई यहां पे डिवीजन आएगा। अब यहां पे डिवीजन आएगा तो आप समझ रहे हैं कि हमें ये वैल्यू अगर देखें तो कहीं ना कहीं हमारा इंटीजर नंबर तो नहीं आने का, इंटीजर वैल्यू तो चांसेस कम है, क्योंकि 7/5 हो जाएगा, चांसेस कम है कि नहीं है। यहाँ पे भी प्लस की जगह क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा, तो इंटीजर वैल्यू आने के चांसेस क्या कम है, यहाँ पे हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए नहीं, यहाँ पे भी चांसेस क्या कम है। तो सबसे ज्यादा जो संभावित ऑप्शन लग रहा है, मोस्ट पॉसिबल का मतलब है संभावित ऑप्शन कौन सा है, सबसे ज्यादा संभावित ऑप्शन कौन सा है। तो यहाँ पे इंटीजर वैल्यू आने के चांसेस कम है, यहाँ पे चांसेस कम है, यहाँ पे चांसेस कम है। तो मेरे भाई डिवीजन वाले पाथ को देखने से ही आपको समझ में आएगा, सेकंड वाले को चेक किया जाए। और सेकंड वाला क्या कहता है, अगर इसको देखें आप, 18 डिवाइड हो जाएगा 6, और डिवीजन का मतलब क्या है बेटा, मल्टीप्लाई, 6 × 7, और मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, सब्ट्रैक्शन, -5, माइनस का मतलब क्या है, +2। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो हो गया 6 × 18 3, 7 × 21, 21 और 2 23, -5 18, खत्म। तो आंसर क्या आ गया, 2। तो ऐसे आप उड़ा सकते हैं कम समय में, ऐसे उड़ा सकते हैं कम समय में। तो आंसर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या है, डिवीजन वाले चीज को आप देख के, ये ट्रिक कह लो आप, या अप्रोच कह लो, या अपना कॉमन सेंस कह लो, कैसे भी समझ लो आप, तो सारे को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती अगर इस तरह के सवाल की बात होती है। तो अगला सवाल, यहाँ पे अपना लॉजिक आपको लगाना है कि जो हैश है उसकी जगह हम कौन सा ऑप्शन रखें जो करेक्ट हो जाए। इक्वस टू से आप चीजों को जानने की कोशिश करते हैं जनरली, कि इक्वस टू के इधर की वैल्यू उधर की वैल्यू क्या आ जाए, बराबर आ जाए, यही कोशिश करते हैं ना। तो जैसे इक्वस टू वाले को फोकस करेंगे तो शायद हमें समझ में ज्यादा आएगा, इक्वस टू कहाँ कहाँ पे है। एक तो यहाँ पे इक्वस टू अगर हम लास्ट में लगाते हैं तो मुझे लगता नहीं है कि इक्वस टू की वैल्यू समान आ जाएगी, क्योंकि डिवीजन आप देखोगे तो यहाँ पे 24 माइनस या 8 2 नहीं आएगी। भाई आप देखो ना, 24 माइनस, लेकिन डिवीजन है 8 और 4, तो 2 आ जाएगा, 24 में से 2 गया तो 22, और फिर प्लस हो जाएगा, नहीं आएगा, पहला ऑप्शन नहीं आएगा। बराबर से एनालाइज कर रहे हैं आप। अब बराबर की वैल्यू अगर यहाँ पे आ जाती है सेकंड नंबर पे, बराबर की वैल्यू अगर यहाँ पे आ जाती है तो आप क्या देख रहे हैं, प्लस प्लस ये है, तो 24 और 8 जुड़ेगा,
और इधर वैल्यू कहाँ से आ जाएगी, नहीं आएगी बराबर में, ये भी नहीं आएगा, हटाओ। इस बराबर की वैल्यू को देखो यहाँ आ सकती है क्या, 24 स्टार्टिंग में अगर आ जाए तो आ सकती है शायद। 8 चौको क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा, भाई ये गुणा है यहाँ पे, तो 8 चौको 32 हो जाएगा, और 32 हो जाएगा तो माइनस है, माइनस का 10 हो जाएगा, 22 और 2 क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, तो 24 बराबर 24 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, सी। तो बराबर की वैल्यू, बराबर के सिंबल को रखने से चीजें क्या है, थोड़ी सी हमें जल्दी समझ में आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, ये आपका सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल। किसका सवाल है, सिटिंग अरेंजमेंट का। यहाँ पे क्या कहता है, 6 लोग हैं एक टेबल में, मतलब एक राउंड टेबल बैठे, मतलब सर्कल में बैठे हैं, और करो जरा इसको अरेंज कैसे करेंगे। 6 लोग बैठे हैं, गोल मेज पर बैठे हैं 6 लोग। तो इसको अगर देखा जाए तो एक सर्किल में 6 लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6। एफ ई के अपोजिट है, जब 6 लोग हैं तो कहीं पे अगर एफ बैठा है तो बीच में इधर से 2 छोड़ो या इधर से 2 छोड़ो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। अच्छा, एफ जो है, एफ ई के विपरीत है और ए और डी के तुरंत बीच में है, मतलब इमीडिएट बिटवीन का मतलब क्या होता है, दोनों का पड़ोसी है, मतलब अपोजिट टू ई है, एंड इमीडिएट बिटवीन ए और डी। इसका मतलब क्या है, एफ जो ए और डी दोनों का पड़ोसी है, एफ जो ए और डी दोनों का पड़ोसी है। तो यहाँ पे ए होगा या फिर डी होगा, यहाँ पे ए होगा या फिर यहाँ पे डी होगा, दोनों का पड़ोसी कौन है, एफ है ना। कहता है सी इमीडिएट राइट ऑफ ई एंड अपोजिट टू ए। सी क्या है, ई के तुरंत दाईं ओर है और ए के विपरीत है। सी ई के दाईं ओर और ए की क्या है, विपरीत है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, यहाँ से डी हटा दो, यहाँ पे डी आ जाएगा, और यहाँ पे बचा हुआ आपका बी आ जाएगा, खत्म। ठीक है, हाँ जी। आपसे पूछा गया था ए के पड़ोसी कौन है, ए के पड़ोसी कौन है, तो ए यहाँ पे है तो पड़ोसी कौन है, एक तो बी है और एक कौन है, एफ है। तो बी और एफ आपके क्या हो गए, पड़ोसी, खत्म। डी आए, बी और एफ पड़ोसी हो गए, बिल्कुल। बी और अरे बॉयफ्रेंड नहीं, बी और एफ है। बी एफ लिखते, चलो, बॉयफ्रेंड नहीं। अच्छा देखो, यहाँ पे मिसिंग नंबर निकालना है, ये वाला। देखते ही कैसे दिमाग, देखो बहुत फास्ट भी करना है सवालों को तो करना ही पड़ेगा आपको। समय जितना बचा सकते हैं रीजनिंग में उतना ही समय बाकी सेक्शन में आप लगा देते हैं, राइट। इसलिए आपको इन 3 जो पेपर मैं कराने वाला हूँ इसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, जिससे कि आप चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएँ। ठीक है, अब जैसे आपके पास ये आ रहा है तो आपको स्क्वायर रीजनिंग के लिए 30 तक याद रहते हैं, क्यूब आपको 10 तक याद है कम से कम। तो यहाँ पे आप निकालोगे तो चीज़ें आप कर सकते हो। ये तो किसी का स्क्वायर नहीं है, ये है, जैसे क्या हो गया है, 13 का स्क्वायर है, ये किसका है, 8 का स्क्वायर है, ये किसका, 9 का स्क्वायर है। तो 13 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर, 9 का, तो सबका एडिशन अगर हम करते हैं, 13 8 21 और 9 कितना हो गया, 30, तो सबका एडिशन आ रहा है, आ रहा है ना। तो ऐसे आप इसको निकाल दो, 25 का, और ये क्या हो जाएगा, 7, ये क्या हो जाएगा, 7 का। तो 25 7, ये 50 आना है, तो 25 और 7 कितना है, 25 प्लस 7 आना टोटल 50। तो 50 में से दोनों घटा दो, 25 7 कितना हो, 32। तो 50 में से 32 माइनस करेंगे तो कितने की जरूरत पड़ेगी, 18 की, 18 की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 18 का स्क्वायर होना चाहिए। तो 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324, खत्म। ये 18 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। भाई 25 ये हो जाएगा, 7 ये हो जाएगा, 25 7 32, लेकिन चाहिए टोटल 50। तो 25 7 32, 50 में से 32 माइनस करो कितना बचा, 18, 18 का स्क्वायर। ठीक है, अगला सवाल। ये एनालॉजी है फिगर की, जैसे लेटर्स की एनालॉजी होती है, वर्ड्स की एनालॉजी होती है, नंबर्स की एनालॉजी होती है ना, ऐसे ये फिगर्स की एनालॉजी है।
जो रिलेशन यहाँ पे है, जो समानता यहाँ पे है, वही समानता इसके इसके साथ देखनी है। जो समानता आपकी बेटे यहाँ पे है, वही समानता यहाँ से यहाँ देखनी है, वही समानता यहाँ से यहाँ देखनी है। तो यहाँ पे क्या है, तीनों को मिलाकर ओवरलैप कर दिया है। क्या कर दिया, ओवरलैप, है ना। तो इन तीनों को भी क्या करेंगे हम, ओवरलैप करेंगे कि नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो इन तीनों को भी ओवरलैप करेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पे प्रॉपर ओवरलैप नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो आंसर क्या हो गया मेरे भाई, ए। आंसर क्या हो गया, ए। नेक्स्ट, मिरर इमेज आप जानती हैं, सभी ने मिरर देखा होगा आज भी। लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। टॉप बॉटम किस में चेंज होता है, वाटर में। और मिरर क्या होता है, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट। जहां पे हम बात कर रहे हैं हॉरिजेंटल इंटरचेंज, ठीक है, सब कुछ लेफ्ट का राइट हो जाएगा, राइट का लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट का राइट हो जाएगा। तो ई से ही चेंज, ई से ही स्टार्ट होगा भाई, सिंपल सी बात है। जैसे सपोज करो मैंने कहा बैंक, मैंने बैंक एक वर्ड है, इसका अगर आप बनाओगे तो क्या करोगे, के से ही स्टार्ट होगा ना मेरे भाई। के का लेफ्ट राइट हो जाएगा, राइट लेफ्ट हो जाएगा, नहीं। तो ये आपका बनेगा, ये बैंक का ये बनेगा ना, के से स्टार्ट होगा कि नहीं होगा। तो ऐसे ही यहाँ पे आप ई से स्टार्ट करोगे, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, हटा दो इसे, ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। अच्छा आप डिफरेंट आप देख लिया करो थोड़ा सा, उसके आधार पे कैंसिल करोगे तो ज्यादा बेहतर है। जैसे ई तो सभी में है ना, वो तो कोई बात नहीं, एक तो ई तो आना ही है। एल का क्या होगा, एल का मिरर इमेज क्या होगा, ऐसे होगा। पर एल का जो मिरर इमेज है वो ऐसे होगा कि नहीं होगा, वाटर थोड़ी बनाएंगे। एल का मिरर इमेज क्या होगा, जो लेफ्ट है वो राइट हो जाएगा, राइट है जो लेफ्ट हो जाएगा, ये से बनेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यही गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन भी कैंसिल है, एल गलत है यहाँ पे। अच्छा यू का क्या होगा, अब यू आपका ये है तो यू तो यू रहेगा ना, यू तो यू रहेगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसी तरह से आपने फाइंड आउट कर लिया, सबको देखने की जरूरत भी क्या है, ऑप्शन के आधार पे दे सकते हैं। ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसमें वाटर बन गया ना, यू का वाटर बन गया। तो आंसर क्या आएगा, बी। हाँ बिल्कुल। अगला सवाल, ये है पेपर कटिंग का सवाल। इसमें देखो शाबाश। तो यहाँ पे पेपर कटिंग में आप क्या देखो, सबसे लास्ट वाला आप थोड़ा सा एनालाइज करोगे ना, उससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है। पता कैसे, हो सकता है आपको मेहनत करनी पड़े, लेकिन हो सकता है नहीं करनी पड़े। भाई आप कोई भी कटिंग की बात करते हैं, जैसे हम कोई भी कटिंग की बात करते हैं, जैसे कोई भी कटिंग की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल पेपर फोल्ड किया मैंने, फोल्ड किया, मैं छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और फोल्ड किया, फोल्ड किया, फोल्ड किया, फिर एक कट मार दिया। अब जो भी कट आपने मारा है, अरे कट कैसे मारूं इसमें, ये कट आपने मारा है सपोज, ठीक है। अब जो भी आपने कट में ये मारा लास्ट में, ये लास्ट में जो कट मारा है, अब जब जिस तरह से फोल्ड हुआ था उस तरह से अनफोल्ड होगा। अब अनफोल्ड होगा, लेकिन जो लास्ट वाला कट है वो तो अपनी जगह पर रहेगा, लास्ट वाला कट तो अपनी जगह पर रहेगा भाई। आपने कट लास्ट में लगाया, जब अनफोल्ड करोगे तो लास्ट वाले कट को तो कुछ होगा ही नहीं, लास्ट वाला कट तो अपने स्थान पर रहेगा। तो ऐसा आप क्या छोटा सा आप समझो कि लास्ट वाला जो कट है उसमें कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए, उसमें चेंजेस नहीं होने चाहिए। यहाँ पे है क्या, वो हटाओ इसे, यहाँ पे है क्या, हटाओ इसे, यहाँ पे क्या है क्या, लास्ट वाले कट में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से भी आप इसको स्मार्टली सेकंडों में उड़ा सकते हैं। इसके अलावा क्या होगा, थोड़ा ये एनालाइज करना पड़ता है कि अनफोल्ड हुआ है तो नंबर ऑफ फोल्ड कितने बन गए। जैसे ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये अनफोल्ड उधर होगा, ये अनफोल्ड उधर होगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ, कोई सवाल हो सकता है 2 सेकंड में भी हो जाए तो कर दो ना। लास्ट वाला कट, उसमें कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए, उसको ऑब्जर्व करो सबसे पहले, उसको ऑब्जर्व करने से आंसर आगे तो आगे बढ़ना ही क्या। तो इसलिए डिटेल में मत जाओ, डिटेल में तब जाओ जब थोड़ा सा जरूरत पड़े, क्विकली भी क्वेश्चन हो जाए तो उस पर ध्यान दो। ये आपका काउंटिंग ऑफ फिगर्स क्वेश्चन नंबर 19 पे आ गए, नहीं क्वेश्चन नंबर 20 पे आ गए हम। तो इसमें क्या करेंगे, मैं इसको दोबारा बना देता हूं, आप निकालो जरा।
अच्छा, डायगोनल फॉर्म आप जानते हो, जैसे ये जो फिगर है इसको मैं कह सकता हूँ डायगोनल फॉर्म, कह सकता हूँ नहीं कह सकता हूँ? कह सकता हूँ। ये अपने आप में 8 है। कितने ट्राइंगल हैं? 8, जानते हैं ना? तो अगर हम जब ऐसी बात करते हैं कि ये भैया अपने आप में 8 ट्राइंगल हैं, 8 हैं, तो 8 के बाद अगर ये पार्टीशन और करोगे तो 2 और बढ़ जाएंगे, तो ये कितना? 10 है। ये 10 है। डायगोनल 8 होता है, फिर 10। तो इसका मतलब हम इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं स्मार्टली। मैं इसको मिडिल से ब्रेक कर दूं अगर, तो ज़्यादा बेहतर समझ में आ सकता है। अच्छा, एक लाइन और थी यहाँ पे, मैं मिडिल में ब्रेक करूं तो ज़्यादा बेहतर समझ में आ सकता है। ये क्या? डायगोनल और प्लस में 2 कितना हो जाएगा? 10। ये डायगोनल प्लस में 2 कितना हो जाएगा? 10। 10 और 10 20 तो हो गया, 20 हो गया। अब 20 के बाद आप क्या करोगे? इन दोनों को मर्ज करोगे। जब मर्ज करोगे, ये पार्टीशन, ये 10 अलग है, 10 अलग है, मर्ज करने पे एक तो ये बनेगा, और एक मर्ज करने पे बेटा ये बनेगा। तो 10 और 10 20 और 2 23, सॉरी 22, 22 हो गए। एक ये बनेगा मर्ज करने पे, एक ये बनेगा मर्ज करने पे। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो एक और आएगा, मर्जिंग ये ट्रायंगल। अब मेरे भाई इसको नीचे मर्ज मत कर देना, ये नीचे मर्ज नहीं होगा, मर्ज सिर्फ ये वाला होगा, ये वाला। तो इसलिए 24 ना होकर आंसर क्या आएगा? 23 आएगा। आंसर क्या आएगा? 23 आएगा। ठीक है, अगला सवाल। रिलेशन निकालना है वोमेन मदर्स और इंजीनियर में। वोमेन मदर्स इंजीनियर, अब क्या होता है, सारी जो मदर्स हैं वो क्या होंगी? वोमेन होंगी। सारी मदर्स क्या होंगी? वोमेन होंगी। अब जो इंजीनियर है वो मदर भी हो सकती है, वुमेन भी हो सकती है, और नहीं भी हो सकती है। जहां हम 100% श्योर ना कर सकते हो, ना ही अलग कर सकते हो, उसको कहते हैं पार्शियल, आंशिक रूप से रिलेशन। तो जो इंजीनियर है वो मदर भी हो सकता है, वुमेन भी हो सकता है, और नहीं भी हो सकता है। तो ऐसा ये रिलेशन किस में बन रहा है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, इमीडिएट फिगर, हिडन फिगर आपको निकालनी है। ये वाला जो भाग है किस में छुपा हुआ है? सबसे पहले देखेंगे सेम एंगल पे, सेम सिमेट्री किस ऑप्शन में है? सेम एंगल सेम सिमेट्री किस ऑप्शन में है? ये भी आना चाहिए ना साथ में। तो ये बनेगा मेरे भाई, ये रहा, ये गया, ये गया, ये गया, पहले ही ऑप्शन में है, ये इसमें छुपा हुआ है। बाकी कंपैरिजन ये आएगा। तो आंसर क्या है? ए। आंसर क्या है? ए। नेक्स्ट, कहता है इफ 2 days बिफोर यस्टरडे, यदि कल से 2 दिन पहले, बीते हुए कल से 2 दिन पहले शुक्रवार था, 2 days बिफोर यस्टरडे वॉज फ्राइडे, व्हाट डे विल बी द डे डे आफ्टर टुमारो। मतलब बीते हुए कल से 2 दिन पहले शुक्रवार था, तो कल के बाद का दिन क्या होगा? आने वाले कल के बाद का दिन क्या होगा? आने वाले कल के बाद का दिन क्या होगा? बीते हुए कल से 2 दिन पहले शुक्रवार था, मतलब ये कह सकते 3 दिन पहले फ्राइडे था। 3 दिन पहले फ्राइडे था। 3 दिन पहले का मतलब क्या होता है? बीच में 2 दिन का गैप होता है, आपने पढ़ा होगा। 1 दिन पहले का मतलब क्या होता है? जस्ट पहले। 3 दिन पहले का मतलब क्या होता है? बीच में 2 दिन का गैप होता है। 3 दिन पहले फ्राइडे था, ये बात आ गई ना। 3 दिन पहले फ्राइडे था, तो आज का दिन क्या होगा? मंडे। आज का दिन मंडे होगा। आज का दिन मंडे है, तो आने वाला कल क्या हो जाएगा? ट्यूसडे। उसके बाद का दिन कौन सा है? वेडनेसडे। आंसर क्या हो गया? वेडनेसडे। मुंह जवानी कर सकते हो, समझा दूं क्या? इसको कर सकते हो मुंह जवानी। चलो समझा देता हूँ, जैसे बेसिक समझा देता हूँ पूरा। आज का कोई दिन है टुडे, पहले वाला दिन क्या हो गया? यस्टरडे। उससे 2 दिन पहले, 1 2 क्या था? फ्राइडे था। तो ये फ्राइडे था, सैटरडे, और ये क्या होगा? कल का दिन क्या था? संडे था।
तो आज का दिन क्या हो गया, मंडे। मैंने कहा ना कल से 2 दिन पहले, तो मतलब 3 दिन पहले, 3 दिन पहले फ्राइडे था, तो बीच में 2 दिन का गैप, इट मीन्स आज का मंडे है। आज मंडे है तो कल क्या होगा, ट्यूसडे होगा। और कल के बाद का दिन कौन सा हो जाएगा, वेडनेसडे, जो कि हमारा आंसर था। हमारा आंसर क्या था, वेडनेसडे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, लॉजिक फाइंड आउट करना दोस्तों। यहाँ पे लॉजिक फाइंड आउट करिए, 23 का गुणा 16, मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपसे गुणा करवा रहा है, नहीं 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 नहीं। कुछ लॉजिक है कि ये 184 कैसे आया, तो क्या सोचें, मतलब गुणा ही हुआ है, या भाग हुआ है, या 16 से हुआ है, या 16 के आधे से हुआ है, या 16 के डबल से हुआ है। लॉजिक बेस्ड है, क्या ये लॉजिक बेस्ड है, क्या है, लॉजिक बेस्ड है। तो 23 का गुणा हुआ है, अब 23 का गुणा 16 से तो यार 184 नहीं आएगा। इसको करके देख लें, 370 का आधा कितना होता है, ये आसान हो जाएगा। 370 का आधा कितना होता है, 185, खत्म। तो 37 का गुणा हो रहा है 5 से, इसका हाफ कितना है, 5। 37 का गुणा हो रहा है 5 से, 10 के हाफ से 185 आ जाएगा। तो 23 का गुणा अगर हम 8 से करते हैं तो 16 का हाफ, 8 या 24, 8 दिन 16 और 2 18, ठीक है, 184 आएगा। तो 85 का गुणा होगा 6 से, इसके हाफ से, 5 इंक 30, 8 इंक 48 और 3 51, 510, ठीक है। नेक्स्ट द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर। इसको आप NESW से भी कर सकते हो, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट इससे भी कर सकते हो, और डायग्राम बनाना चाहे तो वैसे भी कर सकते हो, चॉइस है आपकी। तो NEWS से कर लो आप, आपने पढ़ा है तो, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन क्या हो जाती है, कैंसिल आउट, तो कैसे करेंगे यहाँ पे। रोहन गोज 5 किलोमीटर ईस्ट, 5 किलोमीटर के ईस्ट में है। यहाँ से राइट टर्न लेता है तो ये राइट जाएगा, ये लेफ्ट आएगा। तो राइट टर्न लेके कितना चलता है, 8 किलोमीटर, साउथ में 8 किलोमीटर चल गया। फिर उसने क्या किया, लेफ्ट टर्न लिया, लेफ्ट टर्न लिया तो लेफ्ट टर्न मतलब साउथ से लेफ्ट टर्न वापस 5 किलोमीटर ये चला। फिर क्या किया उसने, लेफ्ट टर्न लिया, फिर लेफ्ट टर्न लिया तो 8 किलोमीटर ये चलेगा। अपोजिट डायरेक्शन क्या हो जाती है, कैंसिल आउट, भाई एक नॉर्थ गया साउथ गया तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपोजिट डायरेक्शन क्या हो जाती है, कैंसिल आउट, खत्म 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 खत्म। तो ईस्ट का कितना बचा, 10। एडवांस डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, कितने डिस्टेंस पे है, ईस्ट 10 किलोमीटर। हमें दूरी पूछिए ना, तो 10 आएगा, 10 आएगा। आप इसको वैसे भी कर लेते, मैं आपको वैसे, अगर किसी को शॉर्ट ट्रिक नहीं आती है तो रोहन गोज 5 किलोमीटर ईस्ट, रोहन चला 5 किलोमीटर, यहाँ से राइट टर्न लिया 8 किलोमीटर, फिर लेफ्ट टर्न लिया, लेफ्ट टर्न लिया, फिर चला 5 किलोमीटर, फिर लेफ्ट टर्न लिया, चला 8 किलोमीटर। तो स्टार्टिंग से कितनी दूरी हो गई, ये कितनी हो गई, 5, 5 और ये 5, 10। तो ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, ठीक है मेरे भाई, सबको क्लियर है। देखो पेपर थोड़ा सा हमने जल्दी लेके चले, है ना, क्योंकि पेपर में आपको थोड़ा स्पीड भी बनानी पड़ेगी, और मेरा उद्देश्य था कि आपको पेपर अच्छा पसंद आया होगा। कमेंट जरूर करना आप कि पेपर आपको कैसा लगे, कैसा लगा। कल फिर हम पेपर करेंगे 9 बजे, सही 9 बजे, रीजनिंग का एक्सपेक्टेड पेपर 2 करेंगे। और आपके कितने मार्क्स आए, कितने सवाल आपके सही हुए, ऐसा कमेंट आप जनरली जरूर करना इस वीडियो के बाद, कि आउट ऑफ 25 क्वेश्चन आपने कितने सही किए, कितने आपके गलत हुए, कितने सही किए कितने आपके गलत हुए, जनरली आप इसका कमेंट करिएगा वीडियो के बाद, ठीक है। कल फिर इसका पेपर होगा दोबारा से। और मेरा 25 अप्रैल से रीजनिंग स्पेशल बैच भी आ रहा है दोस्तों, 25 अप्रैल से, जिसमें हम टारगेट कर रहे हैं एसएससी सीजीएल को टारगेट कर रहे हैं पूरी तरह से, साथ साथ अदर एग्जाम को भी लेके हम पढ़ेंगे। और हाँ, तो ये 25 अप्रैल से बैच आ रहा है, क्योंकि पहले बैच आया था वो खत्म हुआ, तो ये स्टार्ट हो रहा है 25 अप्रैल से, इसकी वैलिडिटी 1 ईयर है। 23 तारीख से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा इसका। बेसिक से एडवांस, मतलब टीयर 1 टीयर 2 सारा है इसमें। इसमें ऐसा नहीं सिर्फ बेसिक बेसिक होगा, बेसिक से एडवांस होगा। इसमें क्रिटिकल रीजनिंग भी होगा पूरा, क्रिटिकल रीजनिंग है, पजल्स है, सिटिंग है, आपके सारे कैलेंडर, क्लॉक है ना, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सारे टॉपिक्स होंगे। चाहे आप
सारे एग्जाम को लेकर इसमें पढ़ा जाएगा, और टारगेट हमारा ये है कि जो आपका टीयर 1 है उसके टॉपिक्स पहले कवर हो जाएं, फिर मेंस के टॉपिक्स भी इसमें कवर हो जाएंगे। तो ये टारगेट है। समझ में आ गई बात? तो ये 25 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। ओके दोस्तों, तो फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।